दोस्तों मैं ये वीडियो काफ़ी वक्त से बनाना चाहता था बट बना नहीं रहा था, सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे कहेंगे कि मैं इस पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ, इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, जबकि मैं नेता नहीं हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान का पीएम कौन होगा। मोदी जी होंगे, योगी जी होंगे, राहुल गांधी जी होंगे, बट मुझे उस वक्त बुरा लगता है जब लोग बहुत ही ईमानदार लोगों को गालियां देते हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम साहब या मनमोहन सिंह जी। इन दोनों ही लोगों ने देश की सेवा दिल से की है, अपना फायदा नुकसान सोचे बिना, और बहुत ही ईमानदारी से की है। उन्होंने हमेशा एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी है। वो कभी भी करोड़पति नहीं बने, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने देश को नहीं लूटा। मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बावजूद भी वो आज भी करोड़पति नहीं है। मनमोहन सिंह जी जिंदगी भर एक छोटी सी मारुति कार में घूमते रहे, जबकि बाकी के नेताओं को आप देखेंगे तो BMW, मर्सिडीज में घूमते हैं, हजारों करोड़ के पर्सनल प्लेन में घूमते हैं। तो जब लोग मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार आदमी को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, करप्ट कहते हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है। हालांकि ना मैं उनको जानता हूं, ना वो मेरे रिश्तेदार हैं, ना दोस्त हैं, ना मेरा कोई लेना देना है। जब भी कहीं कोई डिस्कशन होता है, जब भी किसी टीवी चैनल पर कोई डिबेट होता है, मैं हमेशा उसमें यही सुनता हूं कि पिछले 75 साल में कुछ नहीं हुआ। 75 साल की मैं बात कर नहीं सकता, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं ये बात जरूर कर सकता हूं कि मनमोहन सिंह जी के आने के बाद देश में क्या हुआ और मनमोहन सिंह जी से पहले देश क्या था, क्योंकि वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपने आंखों के सामने हिंदुस्तान को बदलते हुए देखा है। जो लोग ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं किया, मनमोहन सिंह जी करप्ट हैं, मनमोहन सिंह जी बहुत ही खराब प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनकी एज 15 से 30 साल है। यही लोग सोशल मीडिया पर है और इन्हीं लोगों का देश में बोलबाला है, और यही लोग शोर मचाते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो लोग 91 में भी पैदा हुए थे, तकरीबन 2005 में उनकी उम्र 15 साल रही होगी, तब उनको पता चला होगा कि भाई हिंदुस्तान अच्छा है या बुरा है। यानी 2005 वो वक्त था जब हिंदुस्तान रॉक कर रहा था, हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में डंका बज रहा था। यानी उनको ये बिल्कुल पता नहीं कि उससे पहले का हिंदुस्तान क्या था। और जिन बच्चों की उम्र 15-20 साल है, वो तो पैदा ही 2000 के बाद हुए। तो जाहिर सी बात है इन शोर मचाने वाले लोगों ने वो हिंदुस्तान देखा ही नहीं जो मनमोहन सिंह जी से पहले का हिंदुस्तान था, और इनको पता ही नहीं कि मनमोहन सिंह जी ने उस हिंदुस्तान को आज का हिंदुस्तान कैसे बनाया। इनको तो लगता है कि बस हिंदुस्तान ऐसा ही था, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, बड़े बड़े रोड्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, मेट्रो हैं, चकाचक एयरपोर्ट्स हैं, फ्लाइट में यहां से वहां जा रहे हैं, मार्केट में एक से बढ़िया एक स्मार्टफोन है, आज एप्पल खरीदो, कल दूसरा खरीदो, परसों तीसरा खरीदो, घर में जाओ तो वहां कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे बैठ के गेम खेलो, अपने दोस्तों से बात करो। तो इनको लगता है कि बस हमेशा से हिंदुस्तान ऐसा ही था, और ये हिंदुस्तान मोदी जी ने बनाया है। हकीकत ये है कि ये वो हिंदुस्तान है जो मनमोहन सिंह जी ने बनाया है। इससे पहले का हिंदुस्तान क्या था वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 90s से पहले का कैसा हिंदुस्तान था उसका पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन 90s के हिंदुस्तान को मैंने जिया है, 90s के हिंदुस्तान को मैंने देखा है। उस वक्त मैं गांव से भागकर दिल्ली आ गया था और दिल्ली में स्ट्रगल कर रहा था, कुछ बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद है एक ट्रैक का रोड हुआ करता था, और उसी रोड पे साइकिल वाला भी होता था, स्कूटर वाला भी होता था, रिक्शा वाला भी होता था, बैलगाड़ी वाला भी होता था, घोड़ा गाड़ी वाला भी होता था, उसी रोड पे ट्रक भी होता था, बस भी होती थी। तो हालात ये थे कि दिल्ली के हर सिग्नल पे कम से कम आधा घंटा तो खड़े होना ही पड़ता था, और आप यकीन करें अगर 2-3 किलोमीटर भी जाना होता था तो घंटों लग जाते थे। देश पूरी तरह आत्मनिर्भर था, तो इसलिए एक ही बजाज चेतक स्कूटर हुआ करता था और एक ही फिएट कार हुआ करती थी। उस फिएट कार के बाद दूसरी कार होती थी मारुति, जिसको संजय गांधी देश में लेकर आए थे, क्योंकि संजय गांधी का यह सपना था कि वो देश के हर आदमी के पास
कार देखना चाहता था। तो उस वक्त कोई बिलियनर हो, मिलियनर हो या लखपति हो, सबके पास यही दो गाड़ियां थी। किसी के पास कितना भी पैसा हो, वो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर नहीं खरीद सकता था। यानी पैसा होते हुए भी जिंदगी नहीं जी सकता था। एक ही फ्लाइट हुआ करती थी एयर इंडिया, एकदम गंदे खटारा एयरक्राफ्ट हुआ करते थे। जब अंदर जाते थे तो उसमें बदबू आती थी। दिल्ली और बॉम्बे के एयरपोर्ट भी एकदम खस्ता हाल थे, सड़े हुए थे, उनके अंदर भी बदबू आती थी। एयरपोर्ट में जब उतरते थे तो इमिग्रेशन काउंटर पर एक एक घंटे की लाइन लगती थी। सेल फोन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो लैंडलाइन फोन हुआ करते थे और उनको जब उठा के बात करते तो चिल्ला चिल्ला कर बात करनी पड़ती थी। हेलो, आवाज आ रही है क्या भाई? ओ भाई, हेलो। खैर, मनमोहन जी पर वापस आ जाते हैं तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी देश के पीएम बने और नरसिम्हा राव जी मनमोहन सिंह जी को पॉलिटिक्स में लेकर आए, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। मैं नरसिम्हा राव जी की इस बेहतरीन सोच को आज भी सलाम करता हूं। तो खैर, जब 91 में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने तो 2-4-6 महीने तो उनको पुरानी चीजों को इकट्ठा करने में लगे होंगे, समझने में लगे होंगे कि भाई आगे क्या करना है और देश को मॉडर्न कैसे बनाना है। और फिर तकरीबन 1 साल के बाद 92 में उन्होंने अपनी नीतियों पर काम करना शुरू किया, नई पॉलिसीज लाना शुरू किया। और जाहिर सी बात है, जब नई पॉलिसीज आएंगी तो वो एक दिन में तो काम करना शुरू नहीं कर देंगी, उसका रिजल्ट कम से कम 2-3 साल के बाद नजर आएगा। तो जब 92 में मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान के बाजार को दुनिया भर के लिए खोला और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट कम से कम 2-3 साल के बाद दिखना शुरू हुआ। इससे पहले कि मनमोहन सिंह जी देश को पूरी तरह बदल पाते, अपना काम पूरी तरह कर पाते, अगले इलेक्शन में कांग्रेस हार गई और देश के पीएम बन गए अटल बिहारी वाजपेयी साहब। मैं आपको यह बता दूं कि यहां पिछले 4-5 साल में अपोजिशन ने खूब हंगामा किया। उन्होंने कहा कि भाई ये सरदार जी तो देश को बर्बाद कर देगा, ये क्या क्या कर रहा है, ये क्यों दुनिया को इनवाइट कर रहा है हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, ये तो हमें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। और सबने कहा कि भाई इसको फौरन ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटा दिया जाए। बट मैं सैल्यूट करता हूं नरसिम्हा राव जी को, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को ना रोका और ना हटाया। उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा कि भाई आपको जो करना है आप कीजिए। तो जब अटल जी पीएम बने, उनके सामने दुविधा थी कि भाई अब वो क्या करें। जब वो अपोजिशन में थे वो तो कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी सब कुछ गलत कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। बट अटल जी बहुत होशियार आदमी थे, उनको पता था कि भाई भले ही अपोजिशन में होते हुए उन्होंने मनमोहन सिंह जी की मुखालफत की हो, बट जो मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। तो अटल जी ने मनमोहन सिंह की सभी नीतियों को कंटिन्यू रखा। तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान का बाजार दुनिया भर के लिए खुल चुका था और हिंदुस्तान चमकना शुरू हो गया था। जहां देखो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू नजर आने लगी थी। हिंदुस्तान में बड़े बड़े रोड बनने लगे थे, ब्रिज बनने लगे थे, मेट्रो चलने लगी थी, प्राइवेट एयरलाइंस आ गई थी, लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया था। यानी हिंदुस्तान दुनिया के बाकी देशों को टक्कर देने लगा था। 2004 में कांग्रेस फिर इलेक्शन जीत गई और मनमोहन सिंह जी पीएम बन गए। अब जाहिर सी बात है उनके पास और भी ज्यादा पावर आ गई थी। अब मनमोहन सिंह जी ने अपनी नीतियों को और आगे बढ़ाना शुरू किया और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान दुनिया भर में रॉक करने लगा। हिंदुस्तान में वर्ल्ड क्लास चीजें बनने लगी, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट आ गए और जॉब्स की तो भरमार हो गई। ऐसा कोई नहीं था जिसके पास जॉब नहीं थी। आप यकीन करें ये वक्त ऐसा था कि अगर हम उस वक्त एडवर्टाइजमेंट डालते थे स्टाफ हायर करने के लिए तो कोई भी इंटरव्यू के लिए नहीं आता था। और 94-95 का टाइम वो था कि अगर आप एक आदमी की वैकेंसी निकालते थे तो कम से कम 100-200 आदमी आते थे। और कहते हैं ना कि भाई हिस्ट्री तो अपने आप को दोहराती है। आज भी वही वक्त है कि आप एक आदमी की वैकेंसी निकालिए, 200-300 लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए। खैर 2008 में मनमोहन सिंह जी ने बहुत बुरा वक्त भी देखा। उनकी सरकार गिरते गिरते बची क्योंकि लेफ्ट ने अपनी सपोर्ट हटा ली थी और उसकी वजह यह थी कि मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि की थी। तो सारे अपोजिशन ने मिलकर कहा कि भाई सरदार जी तो देश को बर्बाद कर देंगे।
ये सारे उल्टे उल्टे एग्रीमेंट कर रहा है। ये वक्त ऐसा था कि इवन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी मनमोहन सिंह जी का विरोध किया, इवन सोनिया जी ने भी इस संधि का विरोध किया, बट मनमोहन सिंह जी ने इस डील को साइन किया और मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये देश के लिए अच्छा है। ये फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि ये संधि मैंने क्यों की है, इसका देश को क्या फायदा है। यह वक्त था जब हिंदुस्तान की पब्लिक ने हिंदुस्तान को बदलते हुए देखा, एक पुराने हिंदुस्तान से नए हिंदुस्तान को बनते हुए देखा, और जाहिर सी बात है उस पब्लिक ने मनमोहन सिंह जी में भरोसा दिखाया और मनमोहन सिंह जी को दोबारा प्रधानमंत्री चुना। तो क्या यह अच्छी बात है अगर आप एक ऐसे ईमानदार आदमी को बुरा भला कहते हैं, आप एक ऐसे ईमानदार आदमी को गालियां देते हैं, आप एक ऐसे ईमानदार आदमी को करप्ट कहते हैं जिसने पूरी ईमानदारी के साथ पुराने भारत को नए भारत में तब्दील किया, जिस पर आप गर्व महसूस करते हैं। और मनमोहन सिंह जी को किस आधार पर आप करप्ट कहते हैं या गालियां देते हैं? बस सिर्फ क्योंकि कुछ नेताओं ने आपको बताया, गोदी मीडिया ने आपको बताया, सिर्फ इस आधार पर आप उनको गाली देने लगे और उनको बुरा भला कहने लगे। मैं कहता हूं मनमोहन सिंह जी ही नहीं बल्कि वो कोई भी हो जिसने ईमानदारी से देश की सेवा की है, जिसने ईमानदारी से जिंदगी भर देश की भलाई के लिए काम किया है, उसको गाली नहीं दी जानी चाहिए। जाहिर सी बात है अपोजिशन का तो काम यही है कि भाई जो सत्ता में है उसको क्रिटिसाइज करना है, उसको साबित करना है कि वो गलत है। तो जाहिर सी बात है अपोजिशन ने अपना काम बिल्कुल करेक्ट किया। और इस करप्शन का आधार क्या था? कैग। मैं आपको ये बता दूं कि सीएजी का काम ही यही है, ऑडिट करना। और जो सीएजी का बॉस है उसने सिर्फ ये कहा था कि भाई 2G अगर ऐसे नहीं बिकता, ऐसे बेचा जाता तो शायद गवर्नमेंट को इतने हजार करोड़ और मिलते, शायद। यानी 100% कुछ सही नहीं था बल्कि शायद मिलते, और उसी को करप्शन मान लिया गया। सीएजी के बॉस ने कहा कि अगर कोयला खदानों को ऐसे नहीं बेचा जाता, ऐसे बेचा जाता तो शायद गवर्नमेंट को इतने हजार करोड़ ज्यादा मिलते, और उसी को करप्शन मान लिया गया। क्योंकि मनमोहन सिंह जी शरीफ आदमी थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई अगर सीएजी का बॉस कह रहा है तो शायद ये सही ही होगा। सीबीआई इंक्वायरी हो गई, मिनिस्टर्स पकड़े गए, जेलों में डाल दिए गए, और बाद में अदालत में जाके क्या हुआ? अदालत ने कहा कि भाई घोटाला हुआ ही नहीं है, ये तो सिर्फ ड्रामा था। तो अगर अपोजिशन उनके किसी भी मिनिस्टर पर झूठा इल्जाम भी लगाती थी कि इस आदमी ने करप्शन किया है, तो वो उसी वक्त उसको हटा देते थे। उनका कहना यह था कि भाई अगर आप मिनिस्टर हो तो आपकी तरफ किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए, और यह उनकी ईमानदारी का सबूत था। अब पिछले 7 साल में सीएजी ने क्या किया? सीएजी का बॉस क्या कर रहा है? अब यह हो रहा है कि हर 2-4 महीने के बाद सीएजी का बॉस कहता है कि यहां घोटाला हुआ है, यहां घोटाला हुआ है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई हुआ ही नहीं है। अगले 6 महीने के बाद सीएजी का बॉस फिर कहता है कि यहां इतने हजार करोड़ का घोटाला हो गया, यहां इतने हजार करोड़ का घोटाला हो गया। गवर्नमेंट कहती है कि भाई हुआ ही नहीं है, आप अपने ऑफिस में बैठकर चिल्लाते रहो, कूदते रहो, कुछ नहीं हुआ। तो सरकार ना तो घोटाला मानेगी और ना कभी इंक्वायरी होगी और ना ही कभी यह साबित होगा कि हां भाई किसी ने घोटाला किया है। खैर ये पॉलिटिकल मैटर है, मेरा काम ये नहीं है। जाहिर सी बात है घोटाले होते रहेंगे, सरकारें चलती रहेंगी, प्रधानमंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि मनमोहन सिंह जी बेचारे बहुत ही शरीफ आदमी है, बहुत ही ईमानदार आदमी है। उन्होंने जी जान से ईमानदारी के साथ देश की सेवा की है और एक पुराने हिंदुस्तान को नए हिंदुस्तान में तब्दील किया है, जिसमें आज हम रहते हैं सारी सुविधाओं के साथ और जिस पर हम सबको गर्व है। तो मेरे ख्याल में हम में से किसी को भी मनमोहन सिंह जी को बुरा नहीं कहना चाहिए, उनको गाली नहीं देनी चाहिए। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और भाई साहब मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लो यार। आप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, अरे भाई साहब वो घंटी भी दबा दो, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं नया वीडियो कब डालूंगा।